गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के लेक्चर नंबर आगे देखिए 7 के बारे में। लेक्चर 7 हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि इसके पहले लेक्चर 6 तक हमारी क्लास हो चुकी थी। लेक्चर 6 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत की थी, साथ ही साथ हमने तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था, यानी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जहाँ पर मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम जैसे तमाम टॉपिक्स पर डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा है उसके लेक्चर 7 के बारे में। टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हमें डिस्कस करना है कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती कैसे है, अनसर्टेन क्या होता है, सर्टेन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इस क्लास के ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के अंतर्गत हमें टोटली पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे सर्टेन वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन वैल्यू क्या होती है, उसकी प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधा आगे बढ़ेंगे जहां पर हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन क्या है, यानी साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक कैलकुलेशन पर डिस्कशन करने के बाद लास्टली हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी बातचीत करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ करके हम कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर काफी बड़ा है, मन लगा करके पढ़ेंगे, आपको हर एक छोटी बड़ी चीजें हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हमारी आपकी होगी बात कौन से टॉपिक पे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट में सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी होती क्या है और ये वैल्यूज आती कैसे हैं। तो जरा गौर करिएगा, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का यह टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आज आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे होगा, उसमें सर्टेन वैल्यू क्या होगी, अनसर्टेनिटी कहते किसे हैं। इस तरह के तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हम आज आगे की तरफ प्रोसीड होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये लेक्चर हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का है और इसमें हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, यानी कि सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि टोटल टॉपिक इसमें हम आज की क्लास में कवर क्या करेंगे। पहली चीज तो हम सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, सर्टेन वैल्यू किसे कहते हैं, अनसर्टेन वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, ठीक है, एंड प्रिसाइज वैल्यू किसे कहते हैं, प्रिसीजन जैसे आप लिखते हो, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तीसरे नंबर पे हम आपको पढ़ाएंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि अगर हमें कोई भी पॉइंट में चीजें दी हो तो उसे हम साइंटिफिकली कैसे डिनोट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेटा साइंटिफिक कैलकुलेशन के बारे में, जो कि आपका बड़ा वीक पार्ट होता है और इसी वीक पार्ट की वजह से आपका कैलकुलेशन हमेशा गड़बड़ हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम पढ़ेंगे साइंटिफिक कैलकुलेशन के बारे में। साइंटिफिक कैलकुलेशन से जब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसपे हम बातचीत करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 6 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं जहां पर हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 7th नंबर पे हम कुछ यूनिट कन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ी क्लास है, लंबी क्लास है, जहां पर हम पार्ट वाइज एक एक टॉपिक पर आपसे बातचीत करने के लिए आ चुके हैं, यानी कि हमें इन्हीं सभी विषयों पर विचार करना होगा बेटा कि सर्टेन अनसर्टेन वैल्यू क्या है, एक्यूरेसी, जैसे आप कोई भी वैल्यू कहीं पर भी लिखते हैं तो उसमें एक्यूरेसी कितनी होती है और प्रिसीजन कितना होता है, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है ना। फिर साइंटिफिक नोटेशन, मेन हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमारे काम के हैं वो तीसरे से 7वें पॉइंट के, यानी कि ये जो 5 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे लिए ज्यादा काम के हैं। ऊपर की वैल्यू को तो एक ही मिनट में हम समझा देंगे क्या होता है इसके बारे में। यानी कि पहले हम लोग बात करते हैं सर्टेन एंड अनसर्टेन, सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू के बारे में। बेटा अगर ये क्वेश्चन आए कि सर्टेन क्या होता है और अनसर्टेन क्या होता है तो घबराने का नहीं। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे 2.405 दे दिया जाए तो ये 2 तो आपका फिक्स है, जो वेरिएबिलिटी होती है वो 405 में होती है। तो जो ये वैल्यू आपको दिखाई देती है ये सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। और अनसर्टेन मतलब जो बदल सकती है, पॉइंट के बाद जो चीजें आ रही हैं उसमें हम चेंजेस पा सकते हैं, तो वो अनसर्टेन वैल्यू है। यानी कि बदलती तो यही, जैसे आप 1 किलो कभी दुकान पर मेजर करते हैं तो 1000 लिख देता है, 0.0 लिखता है,
तो 1000 के बाद पॉइंट जो जीरो लिखता है उसी में 1 2 3 और बढ़ता है, 1 2 3 घट सकता है, तो वही तो चेंज होता है, प्लस माइनस में हम लिख सकते हैं। अगर देखिए 999 ग्राम हो जाए, 1001 ग्राम हो जाए, तो लास्ट में ही तो चीजें बढ़ रही हैं, तो हम उसी को सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करें तो ये हमारा एक्यूरेसी है और ये प्रिसाइज वैल्यू कहलाती है। प्रिसाइज वैल्यू को एक तरह से और लिखा जा सकता है, और वो कैसे लिखा जा सकता है जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है कि 2.3 प्लस माइनस 0.01, अगर ऐसा लिख दिया जाए, ऐसा लिखा है तो 2.3 तो हमारा फिक्स है। अब इस 2.3 ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये एक्यूरेसी हो गई, यानी ये एक्यूरेट वैल्यू है। वेरिएशन क्या आ रहा है, 0.01 का वेरिएशन आ रहा है, यानी कि 2.3 में 0.01 कम भी कर सकते हो और 2.3 में 0.01 बढ़ा भी सकते हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, यानी कि क्लोजनेस अप्रोच की बातचीत इसके अंतर्गत की जाती है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास का सबसे मेन टॉपिक, जहां पर हम बात करेंगे आपके साथ कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से आपको पढ़ना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब खूब ध्यान से समझना, क्योंकि ये बेटा ऐसा टॉपिक है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या बात करेंगे जरा समझिएगा। कहा यह जा रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन कुछ और नहीं है, किसी चीज को 10 के पावर में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बच्चे, उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यानी कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वैल्यू इन द पावर ऑफ 10, यानी कि अगर आप 10 की पावर में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमने कहा कि अगर कहीं 10 लिखा है तो हम उस 10 को, अगर केवल 10 लिखा है तो हम उस 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। कहें हाँ, कहें अगर 100 कहीं पर लिखा है, खूब ध्यान से समझना, 100 लिखा है तो बेटा 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो इसे 10 की पावर 2 भी तो कहा जा सकता है। कहें हाँ, क्योंकि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। आप देखिए 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो 1 1 2 हो गया, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। हमने कहा कि अगर मान लीजिए 1000 लिखा है तो हम उसको 10 इंटू 10 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेटा 10 की पावर 3 आ जाएगा। कहे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब जितना जीरो होगा, अगर मान लो जीरोइया ये n तक जाता है तो 10 की पावर n भी तो लिखा जा सकता है। कहें हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि हम कितना जीरो लिख रहे हैं इसी पर डिपेंड करता है। एक बहुत बड़ा सवाल आपके ध्यान में आता है कि सर 10 की पावर लिखते हैं या 1 की पावर लिखते हैं, या 10 लिखते हैं तो 10 में जीरो काउंट करते हैं क्या, इस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है। जरा इधर देखो, 10 लिखे थे तो 10 की पावर 1 लगाए थे ना, तो ये जो पावर ऊपर खोपड़ी पर लग रही है ये क्या है, ये नंबर ऑफ जीरो को दिखाती है, नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जो जीरोज होंगे उसमें वो कितने होंगे, यानी कि n ये नंबर ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करती है बेटा, कि इसमें कुल कितने जीरो हैं। तो देखो n जीरो है तो इसलिए 10 की पावर n हो गई। तो आप इसमें घबराने का विषय नहीं है। हम इसको कैसे समझेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में हमें यह समझना होगा कि अगर 1 लिख करके जितने जीरो लगे हैं वही 10 लिख करके उसकी खोपड़ी पे चले जाएंगे। बस आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये समझाने का एक छोटा सा हम प्रयास करते हैं। सपोज करिए अगर मान लीजिए हमने ऐसा दे दिया, ठीक है, अब आप घबरा जाते हो, कहते हो अरे यार कितना ही, क्या ही, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये गिनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अब हम बड़े आदमी, 10 लिखो, बड़े प्यार से गिनो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, खोपड़ी 5 लगा तो 10 की पावर 5 हो गई। बस ध्यान रखना कि 10 की पावर 5 को अगर कहीं एक्सप्लेन करना है तो 1 लिखना, उसके बाद 5 जीरो लगाना। बेटा कितना लगाओगे, 1 लिख के 5, ये ना करना कि 10 लिख करके 5 जीरो लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। समझना बात को, हमने कहा कि 1 लिख करके हमने 5 जीरो लिखा था, तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 लिख करके हमने 5 जीरो पावर क्या कर दिया, 5 कर दिया। लेकिन अगर इसे हमें एक्सप्लोर करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो हम 1 लिखेंगे और जो खोपड़ी पर 5 लगा है वो नंबर ऑफ जीरोज को शो करता है, तो 5 जीरो लगा देंगे। बस हम कहते हैं कि नंबर जितने
जितने जीरो होंगे वो 10 की पावर n हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के रूल ये बना कि अगर 0 0 0 0 0 0 0 0 चाहे जितना जीरो हो जाए बेटा, तो हम कहते हैं ये 10 लिखो और नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लो, ये n हो गया। और n किसको डिनोट करता है बच्चा? नंबर ऑफ जीरोज को डिनोट करता है। यानी कि जितने जीरो होंगे इसको हम पावर में लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कहीं पर 1/10 लिखा है, ध्यान से सुनना, 1/10 लिखा है तो हम सॉल्व करते हैं तो 0.1 आता है ना? आता है? कहें हाँ बिल्कुल आता है। कहें अगर 1/10 लिखा है और ये 0.1 आता है तो हम इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख लें तो थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। रुको, अगर कहीं पर 0.1 लिखा है तो 0.1 कब आया होगा? जब 1/10 रहा होगा तब आया होगा। कहें 1/10 सर आपको कैसे समझ में आ गया? कहें हम बचपने में क्या करते थे, बचपने में जब ऐसा कोई आता था तो हम बहुत जोरदार पढ़े थे। हम कहते थे 10 से ऊपर गुणा करो, 10 से नीचे गुणा करो। कहें हाँ बिल्कुल सही बात है। कहें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहें हाँ। कहें 1/10 है तो इसको बेटा 10 की पावर -1 लिख सकते हो या नहीं? कहे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कहे वही तो समझा रहा हूं इतनी देर से, और कुछ थोड़ा ना बता पा रहा हूं इतनी देर से। आइए इसी के साथ दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कहें इसमें 100 से गुणा करो। कहे हाँ जो बचपन में पढ़े हो वही पढ़ा रहा हूं। ये 100 से गुणा किया तो ये पॉइंट हट गया। कहे हाँ हट गया सर, तब ये 1 हो गया और नीचे कितना है? 100 है तो 100 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/100 है तो 100 को किसी ने 10 की पावर 2 लिखना भी सिखाया ना हमने। तो जब 10 की पावर 2 लिखेंगे तो जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 हो गया। कहें हाँ सर इसमें भी तो बहुत सिमिलरिटी दिख रही है। कहें हाँ सिमिलरिटी तो दिख रही है। हम कहते हैं पॉइंट के बाद जितने डिजिट आएंगे वो खोपड़ी पर लग जाएंगे, बस यही तो है, माइनस के साथ लगेंगे। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अगर 0.0000000 ऐसे अगर आ जाए सर, तब हम क्या करेंगे? 10 लिखना, उसकी खोपड़ी पे माइनस लगाना, नंबर आप काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहां पर -7 लगा दीजिए तो 10 की पावर -7 हो गया बेटा। इस प्रकार से आप किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जब आप किसी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो 10 की पावर में ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने सिखाया, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको जानदार समझ में आ गई होगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 10 की पावर में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि ये 10 की पावर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट, यानी कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल इन द पावर ऑफ 10, यानी कि साइंटिफिकली हम नोटेशन कैसे शो करते हैं। अगर 0.01 है, 0.00 0.0000 तमाम 01 लिख दिया जाए तो हम 10 की पावर में उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके सामने एक छोटा सा नमूना पेश किया गया। आइए इसके हम तरीके पर बात करते हैं। यानी कि 0.1 था तो हमने कहा बेटा 10 की पावर -1 लिख दो। हमने कहा 0.01 था तो बेटा हमने कहा कि 10 की पावर -2 लिख दो। कहें हाँ सही है। कहें 0.00001 है तो 10 की पावर -3 लिख दो। कहें सर 0.0000000 फिर 1 है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर -n हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेंगे पॉइंट के बाद के, और हम 10 की पावर -1 में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतना आपको आ गया तो इसका मतलब हम कहते हैं कि एक तरफ हम 10 की पावर n पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम 10 की पावर -n पढ़ रहे हैं। तो 10 की पावर n और 10 की पावर -n का यह जोरदार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 10 की पावर n में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -n में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा। उम्मीदन ये बात आपको समझ में अगर आ गई हो तो आगे चलते हैं और आज की क्लास में हम सब निपटा देंगे। बहुत दिन से ये चैप्टर पेंडिंग चल रहा है, तो हमने अभी तक आपको समझा दिया कि 10 की पावर n कब लिखी जाएगी और 10 की पावर -n कब लिखी जाए। इसी के साथ साइंटिफिक कैलकुलेशन पर आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन समाप्त हुआ, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन को समाप्त करने से पहले एक बात हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन हम तभी कर पाएंगे जब पॉइंट हमें खिसकाने आएगा। यानी एक बात और हमें समझनी है कि अगर पॉइंट कहीं पर है उसे मूव कराना है तो हम कैसे करेंगे, वो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन में चलिए सीखते हैं। यानी कि हमारा अगला टॉपिक है जहां पर हम आपसे बात करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेशन के बारे में। यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस क्या हैं उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ें तो क्या होता है बेटा, जरा देखना
पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हम उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए 0.1 इंटू 0.001 आपको दे दिया जाए, कहे हाँ सर ये वाला कैसे करेंगे। अब देखो वो रोना खत्म हो गया पहले वाला, आइए डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैसे, हमने कहा ये जो 0.1 दिया हुआ है, इस 0.1 को हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं। कहे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी तो हमने यही सीखा है। हमने कहा इसको हम 1 2 3 तो 10 की पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं। कहे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कहें अगर ऐसा कर सकते हैं तो 10 की पावर -4 लिख सकते हैं कि नहीं। कहें हाँ सर ये तो वही बात हो गई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इतना क्रिटिकल सिचुएशन को कितना आसान कर दिया किसने, साइंटिफिक कैलकुलेशन ने, हमने नहीं बेटा। दूसरे सवाल पे आइए, ये 100 हो गया, 100 के बाद हमने कहा ये 1000 है। अब बच्चा कहता है इतना जीरो वाला क्वेश्चन कैसे लगाई हम, तो ये 10 की पावर 2 लिखो ना, काहे घबरा रहे हो। 10 की पावर 3 लिखो ना, कहें हाँ सर। कहें 10 की पावर 5 लिखो ना, कहें बिल्कुल सही, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। फिर एक दिन एक बच्चे के समझ में सवाल आ गया, कहें सर आप तो ये वाला कर लिए, ये वाला कैसे होगा। कहें कुछ नहीं करना है, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2, दो में से एक निकला, एक हो गया 10 की पावर 1, यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। कहें अच्छा चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, सर थोड़ा टफ बताइए ना, 0.0001 लगाइए ना, यहां से 1000 लगाइए ना, कहें इसका आंसर बताइए ना। 10 की पावर बेटा 1 2 3 4 तो 10 की पावर -4, अब ये 3 है तो 10 की पावर 3, तो कितना आ जाए 10 की पावर -1। देखिए कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। अब बस आपको समझने की देरी है कि आप कितना जानदार तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं, पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए इसको आप क्या कहोगे, 10 की पावर -2 कर लोगे, इसको क्या कहोगे 10 की पावर -2 कर लोगे, इसको क्या कहोगे 10 की पावर -1 कर लोगे, -2 -2 -4 हो गया, -1 -5 हो गया, यानी कि 10 की पावर -5 हो जाएगा। अब देखिए कितना सस्ता तरीके से हमने सब समझा दिया, यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन पढ़ने का एकदम आसान सा जानदार तरीका आपको सिखाया गया, यानी कि हाउ टू राइट डेसिमल बेस्ड कैलकुलेशन इन द पावर ऑफ 10। ये कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बहुत छोटी सी कैलकुलेशन सिखाया। कैलकुलेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे पार्ट में हम कैसे इसको सीख पाएंगे। आइए दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। उसी के साथ क्वेश्चंस की सीरीज में एक आगे की तरफ बढ़ते हुए हमने कहा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दीजिए। हाँ सर लो बेटा अच्छा लो, एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, पॉइंट का क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, घबरा के करेंगे क्या, नहीं कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत जानदार सवाल है। आप जरा इधर देखिए हमारी तरफ। 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3, देखो बेटा समझ में आ रहा है, एक पॉइंट -1 2 -2 तीन डिजिट -3, कहे हाँ। कहे यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 2 3 4 -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। कुछ नहीं करना, बहुत सारे बच्चे इसे इसे काटने लगते, काटना पीटना नहीं बेटा, काटो उठोगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से देखो 10 आपका बेस है, बेस सेम रख लो, 2 1 3 -3 -6 हो गया। नीचे आइए 4 ये है, 3 2 5, पॉजिटिव वाले को साथ में कर दो तो 5 में से 4 निकला, कितना होगा 1, तो ये आ गया कितना 10, यानी 10 की पावर 1। कुछ नहीं खत्म हो गया। देखिए 10 की पावर -6 है, 10 की पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10 की पावर -7 इसका आंसर आ गया। बताओ कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, रत्ती भर का मतलब टाइम नहीं लगा। आप देखिए किसी भी क्वेश्चन को कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन का कमाल है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को पलक झपकते निपटा सकते हैं। दूसरे सवाल के साथ आपके साथ आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन देखिए। किसी ने कहा सर हरदम आप 1 ही लेते हैं, ऐसा करिए ना कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहें हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो रोना हो जाएगा। कहें नहीं अभी रोना नहीं है, अभी तो हमें समझना है। हमने कहा ये 1000 कर लो, फिर हमने कहा इसको 100 कर लो, ऐसा क्वेश्चन हमने दे दिया, ठीक है। पॉइंट के बाद इसको हम क्या कहें 10 की पावर -3,
इसको क्या कहोगे 10⁻²। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा समझदारी का विषय आ गया। हम कहते हैं कि पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ पर है तो हमें क्या करना है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे बेटा 2 × 10⁻², क्योंकि आप इसको इधर ले जा रहे हो ना पॉइंट को, तो 2 × 10⁻²। अभी इस पर बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हमने ऐसे बना दिया ये। अब देखिए ये क्या हो गया 10⁻³ हो गया। कुछ लोगों को ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा, घबराया नहीं, अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। अब इसको हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए जरा एक छोटा सा बात हम डिस्कस करते हैं कि कभी कभी जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हम उसे कैसे समझ पाएं, पॉइंट को हम रोटेट कैसे कराएं, पॉइंट को हम एक जगह पर कांस्टेंट रखते हैं, अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाना है तो कैसे करेंगे, राइट से लेफ्ट जाना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल, हमने कहा बेटा अगर 0.02 तुम्हें दे दिया जाए, अब आप सोच रहे होगे कि इसे हम सर इसको हम 10 की पावर में लिखना चाहते हैं, यानी कि हाउ कैन आई राइट 0.02 इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब ये क्वेश्चन हो गया, आप कहोगे कि पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को यहाँ ले जाना है, तो हम कहते हैं ये 2 हो जाएगा, और आप अगर पॉइंट को इधर ले जाओगे तो ये 10 की पावर -3 बनेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि ऐसा ही होता, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं, यानी कि जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे पास उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कभी पॉइंट को हमें इधर ले जाना है तो हम क्या करते थे 1000, यहाँ पर 1000 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और 1000 से आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। कहे हाँ सर करेंगे, तो यही हमने कहा जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया बेटा 1000 आ गया। हमने कहा कि साइंटिफिकली वी कैन राइट 2/10⁻³ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 × 10⁻³ you can see 2 × 10⁻³ is equal to 2 × 10⁻³। it seems that the above solution is correct। यानी कि हमने ये कहा कि अगर ऊपर का सॉल्यूशन सही था तो ऐसा क्यों हुआ, ऊपर का सॉल्यूशन सर आपको कैसे पता कि इधर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाए। कहें हाँ हमें पता है, अभी एक ट्रिक आपको बताते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमें पॉइंट इधर की तरफ खिसकाना है तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए दूसरा सवाल हमारे पास ये आ गया कि हम ऐसे दे दें 100.1 ये दे दिया जाए। अब हम इस पॉइंट को यहां ले जाना चाहते हैं, तो हमने ये कहा कि हम जब इसको ऐसे लिखना चाहेंगे बेटा तो 0.1001 × 10⁻³ लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। कहें सर नहीं हम सॉल्यूशन वाले से करके बताइए कि सॉल्यूशन वाले से ये क्या सही है क्या, तो आप देखो 100.1 है ना, अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि 1000 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो हमें क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए। अब जो करोगे तो ऊपर नीचे दोनों करना है, हमने इससे डिवाइड करके देख लिया, तो डिवाइड किया तो ये 0.1001 हो गया, लेकिन हमारे पास 1000 अभी ऊपर बैलेंस करने वाला बचा हुआ था, तो हमने कहा 0.1001 × 10 की पावर क्या हो गया 3 हो गया। देखिए सेम आंसर। कहे हाँ सर यार ये तो बड़ा जादुई तरीका है, लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है कि इधर से इधर ले जाना, उधर से उधर ले जाना, तो क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते। सर को कैसे पता चल जाता है बेटा, चलो आओ अब एक रूल पढ़ते हैं, यानी कि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट सही हो गया कि यानी रूल हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो ये नंबर लाइन होती है, ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट को हम इधर से इधर की तरफ ले जाएंगे और पॉइंट को हम इधर से इधर की तरफ ले जाएंगे, ये हमारा क्या है डेसिमल है। अगर ये डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट को अगर हमें लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना L2R यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है, तो ऐसी केस में हम 10 की पावर -n से मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -n, यानी कि 10 की पावर -n से हम उस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमें इधर से इधर यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर हमें इधर से इधर की तरफ ले जाना है, ले जाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्वेश्चन को कहते हैं R to L ले जाना है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा इंटू 10 की पावर +n, यानी कि 10 की पावर +n से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल हमारा किस तरफ जाना चाहता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहता है या राइट से लेफ्ट की तरफ जाना चाहता है, इस बेसिस पर हमने ये रूल बनाया। इस रूल पर हम बात कर लेते हैं और इसमें हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो कॉन्सेप्ट हम देख पा रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। जरा देखिए, अगर आप डेसिमल की केस में पढ़ रहे हैं तो पहला एक क्वेश्चन इधर देख लेते हैं और एक क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर हमारे पास 0.02 लिखा है और हम इसको 0.002 लिखना चाहते हैं,
हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही बात है, क्योंकि आपने पॉइंट को एक डिजिट इधर खिसकाया तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ यही रहा है। दूसरे शब्दों में कहा गया कि अगर 3.02 दिया है, हमें इसे 302 लिखना है, तो 302 इंटू 10 की पावर -2 लिखा जा सकता है। वैसे भी 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.02 ही आएगा। हमने कहा पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना था, कहें हाँ ले जाना था। कितने डिजिट ले जाना था? 2 डिजिट ले जाना था, इसलिए हमने 10 की पावर -2 कर दिया। यहाँ पर हमें पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना, कितने डिजिट ले जाना? 1 डिजिट, इसलिए हमने 10 की पावर 1 कर दिया। इस प्रकार से हम डेसिमल का यह कॉन्सेप्ट समझ ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जानदार तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि पॉइंट को हम किस प्रकार से इधर से उधर घुमा रहे हैं, ये बात आपको समझा चुके हैं और मुझे लगता है कि आप इसे समझ भी गए होंगे। अगर आप इसे समझ गए हों तो हम आगे की तरफ चलेंगे और हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ क्या होता है। उससे पहले हमें एक बात और डिस्कस करना है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है बेटा मीनिंगफुल डिजिट। यानी कि कहीं पर कोई अगर नंबर दे दिया जाए, उस नंबर में कितने डिजिट मीनिंगफुल हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैव सम मीनिंग, यानी कि कौन से डिजिट मीनिंगफुल हैं। तो मीनिंगफुल डिजिट्स जो किसी नंबर में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी कि हम ये सिग्निफाई करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनकी अपनी खुद की कुछ न कुछ मीनिंग है, क्योंकि बहुत सारे डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी फालतू ही लगे हुए हैं किसी नंबर के साथ में। तो हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि वो कौन से डिजिट हैं जो बिना काम के लगे हुए हैं और कौन से डिजिट ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत है। हम इन दोनों विषयों पर बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और रूल नंबर 1 पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत। कहा यह गया कि पहले रूल में यह बताया जाता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनका अपना कुछ न कुछ मतलब होता है, यानी कि उनकी मीनिंग है। यानी कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स हैव सम मीनिंग, they are not meaningless. That's why we can say that all the non-zero digits are significant in nature. यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 285, अब देखिए 285 में तीनों नॉन जीरो हैं और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने कहा 1 2 3 1, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 हो गया। हमने ये कहा कि अगर इस तरह का नॉन जीरो नंबर कोई भी दिया जाता है तो नॉन जीरो नंबर जो होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। यानी कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स हैव सम मीनिंग, यानी कि पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरे पर आते हैं तो दूसरा रूल ये बताया गया कि जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, फिर से सुनना, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट है, उनकी कुछ न कुछ अपनी मीनिंग है। तो आप देखिए ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इन नॉन जीरो के बीच में लगे हैं 2 जीरो, इसका मतलब ये चारों डिजिट का अपना मतलब है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो पाए जाते हैं उनकी अपनी मीनिंग होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं 2 0 0 0 0 0 1, कितने हो गए? 3 3 6 1 7। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 7। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो पाए जाते हैं उनका अपना महत्व है और 2 नॉन जीरो के अलावा जो जीरो लगे होंगे उसका अपना महत्व नहीं। आइए क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हैं। जैसे 0 टी, ये देखो 0 0, अब ऐसा दिया गया। अब अगर बेटा ऐसा दिया गया तो इसका मतलब मालूम है आपके पास केवल ये इतने सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि इस नॉन जीरो के बाद जो जीरो लगे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और इस नॉन जीरो के जो पहले जीरो लगे हैं उसका भी कोई मतलब हमारे मार्केट में नहीं। इसी के साथ यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्राप्त करते हुए आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा दे दिया जाए, अब इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, zeros before non-zero and after non-zero have no meaning। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती, यानी कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
तो कहें हाँ बात तो सही है। अब हम दो रूल के बाद तीसरे रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं कि जीरोज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने जीरोज होते हैं वो एक नंबर होते हैं, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। थर्ड रूल में आते हुए हमने कहा कि अगर 0.0 ऐसे जैसे लिख दिया तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1। अगर किसी ने कहा 0.001 लिख दिया तो पॉइंट के बाद भी केवल ये माना जाएगा तो 1। हमने कहा 0.523 तो कितना हो जाएगा, 1। हमने कहा कि इस तरह का कोई भी केस आ जाए तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां पर कितना होगा, 3, यानी इसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है। तो इस तरह से हम कहते हैं तीसरे रूल को हम पढ़ पाते हैं कि जीरोज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, जीरोज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट हैव नो मीनिंग। इसका मतलब कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की बातचीत नहीं कर पाते हैं। उसके बाद चौथे रूल में हम पढ़ते हैं कि ऑल जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो पाए जाते हैं बेटा उसका अपना मीनिंग है। तो डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोज हैं, जैसे ये 100 यहां पॉइंट लग जाए तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 3। जबकि 100 पॉइंट अगर जीरो हो जाए तो हमने क्या पढ़ा, डेसिमल के बाद जो जीरो हैं उसकी अपनी मीनिंग है। तो यहां पर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर किसी ने कहा कि 0.0520, अब जरा समझना, ई वाले जीरो का तो कोनो मतलब नहीं, लेकिन इन तीनों का मतलब है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद नॉन जीरो के बाद जीरो है तो उसका मतलब है। तीसरे में हमने कहा 0.0001000 लो एक जीरो। तो ये 4 ऐसे हैं जिनका नंबर है और इनका कोई मतलब नहीं इधर के जीरो का। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इन 4 रूल को पढ़े। और 5वें रूल पर हम पढ़ते हैं कि काउंटिंग नंबर अगर हमें कभी भी दे दिया जाए, यानी कि काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि काउंटिंग नंबर अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, यानी काउंटिंग नंबर का केस अगर हम ले लेंगे तो काउंटिंग नंबर में क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एक एग्जांपल की कहानी अगर हम पढ़ें, जैसे काउंटिंग नंबर 2 हो गया, अब 2.00000000000 कितने सिग्निफिकेंट है, इनफाइनाइट। हम कहते हैं जैसे 2 गेंद यानी 2 बॉल, 3 एलिफेंट, 4 हॉर्स, ठीक है। इस तरह का कोई भी केस आप लेते हो, जब आप किसी नंबर को काउंट करते हो, जैसे 2 घोड़ा, 3 गधा, 4 हाथी, 5 बैल, 3 आदमी, 2 पैजामा, अगर ऐसा कोई काउंटिंग करते हो तो वहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी नंबर को काउंट करते हो बेटा तो उसमें पॉइंट के बाद तो आप इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हो। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सारे जीरो काउंट किए जाएंगे। इसी के साथ आपके सामने ये सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट समाप्त किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर और इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे पढ़ते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने आपके साथ ये सारा डिस्कशन कर लिया। मुझे उम्मीद है कि सिग्निफिकेंट फिगर आप समझ गए होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर को खत्म करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे आपसे राउंडिंग ऑफ के बारे में कि राउंडिंग ऑफ क्या है। तो चलिए देखते हैं, राउंड ऑफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ, यानी कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी चीज को, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो राउंड ऑफ करने की बात है, राउंड ऑफ कैसे किया जाए इसके बारे में हमारा आपका डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। राउंड ऑफ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और हम देखेंगे इसमें क्या होता है। और राउंड ऑफ आप अभी कोई नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि राउंड ऑफ आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो राउंड ऑफ में बेटा 3 केस बनती है, 3 केस, केस 1, केस 2, केस 3, यानी कि हम केस 1, केस 2, केस 3, आपके बुक में सारी चीजें हैं, केवल आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा।
हम कहते हैं कि राउंड ऑफ जैसे हम किसी का कर रहे हैं तो एक में होता है कि जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंडिंग ऑफ होता क्या है, राउंड ऑफ का मतलब होता है किसी बड़े नंबर को हम क्या करते हैं, छोटे नंबर में उसकी एक्यूरेट पॉइंट तक लाने का प्रयास करते हैं, यानी उसमें जो अनसर्टेन वैल्यू है उसे हम सर्टेन वैल्यू के करीब लाने का प्रयास करते हैं, यही राउंड ऑफ कहलाता है। यानी कि अनसर्टेनिटी को खत्म करके एक सर्टेन वैल्यू ऑब्टेन करना ही राउंड ऑफ का दूसरा नाम है। अब देखिए हम पहले केस 1 की बात करते हैं। अगर हम केस 1 पढ़ेंगे तो पहली केस हमारे सामने क्या आ रही है उसके बारे में जरा सुनिएगा। केस 1 है if the digit is greater than 5, if the digit is less than 5 or if the digit is equal to 5, यानी अगर हम कहते हैं जो डिजिट है वो 5 से बड़ा हो, जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो वह डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, अगर वह डिजिट 5 से बड़ा होगा देन वी ऐड 1 इन प्रीसीडिंग नंबर, जो पीछे का नंबर होगा बेटा उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। अगर डिजिट 5 से छोटा है देन नो चेंज, आप कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे। और अगर डिजिट 5 के बराबर है तो उसमें दो बात आएगी कि जो प्रीसीडिंग है यानी जो प्रीवियस है, प्रीसीडिंग आप डिजिट देख रहे हो उसके पीछे वाला, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है या ऑड है। अगर वह इवन है तो क्या करेंगे और अगर वह ऑड है तो क्या करेंगे। अगर इवन है तो नो चेंज, इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे और ऑड होगा तो +1 कर देंगे, यही हमारा रूल है। आइए एक एक एग्जाम्पल के साथ इस पूरे तीनों कॉन्सेप्ट को समझाने का हम एक उच्चतम प्रयास आपके सामने करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया 3.77, अब कहा जाए इसको राउंड ऑफ करो, तो जब इस 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं ये 7 5 से बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा है तो इसका मतलब एक इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, इसको अगर हटा रहे हो तो एक इसमें ऐड करेंगे, इसका मतलब बेटा इसको हम 3.8 लिखेंगे क्योंकि इस 7 को हम रिप्लेस करेंगे ये वाले को, और ये 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले डिजिट में हम क्या करेंगे +1 कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने कहा कि अगर यही क्वेश्चन 4.867 दे दिया जाए तब क्या करते, ये 7 है पहले इसको हटाते तो ये 6 क्या हो जाता 7 हो जाता, और जब ये 7 होता तो इसको हटाते तो ये क्या हो जाता 9 हो जाता, यानी कि पहले स्टेप में 4.87 होता फिर राउंड ऑफ करते तो 4.9 आ जाता। कहें हाँ यार ये तो राउंड ऑफ इस प्रकार से हो जाएगा, कहें ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि 3.44 ऐसे दे दिया जाए, अब जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो तो 4 है ना, तो पिछले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि आप ऐसे डायरेक्टली क्या लिख लोगे बेटा 3.4 लिख दोगे। अगर हमने कहा 5.234 ऐसे दे दिया तब देखो 4 भी हट जाएगा 3 भी हट जाएगा, आंसर कितना आएगा 5.2, क्योंकि जिस डिजिट को आप देख रहे हो वो क्या है वो 5 से छोटा है। 5 की कंडीशन में आते हैं, अगर मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 3.25 हमें दे दिया जाए, मान लो ये क्वेश्चन 3.25 है, अब 5 है ना, जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो तो 5 है ना, लेकिन उसके पीछे वाला क्या है, उसके पीछे वाला इवन है, तो इवन है तो बेटा कुछ नहीं करना, इसको 3.2 डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3.35 को राउंड ऑफ करना होता तो ये पीछे वाला क्या है 5 है, 5 के पहले क्या है ऑड है ना, तो ऑड नंबर 3 ऑड नंबर है, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो आप इसे क्या लिखोगे 3.4 लिख दोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राउंड ऑफ इस प्रकार से होता है, ये रूल है इसके। यानी फिर से सुने, अगर डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो डिजिट 5 से बड़ा है
तो 5 से बड़ा है तो हम पिछले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे और उसको हटा देंगे। अगर डिजिट 5 से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस डिजिट जो 5 से छोटे की बात कर रहे हैं तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे लिख देना। अगर डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है बेटा वो 5 के बराबर है तो ऐसी केस में दो कंडीशन बनेगी कि जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 है तो उसके पहले वाला इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो नो चेंज, वी हैव टू रिप्लेस 5 डायरेक्टली। If the preceding digit is odd, then we have to add 1 in previous digit. तो पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। आइए इस राउंड ऑफ पर दो चार सवाल करके हम भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या राउंड ऑफ की कहानी सच में इतनी ही इंटरेस्टिंग है। अगर इतनी इंटरेस्टिंग है तो इसमें और भी बात करते हुए आगे चलेंगे। आइए, आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि राउंड अप या राउंड ऑफ, round off the following up to two significant figure, up to two significant figure। कहा गया कि आप जो ऊपर दिए गए इनको राउंड ऑफ करिए। कहां तक राउंड ऑफ करना है? दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है। जैसे एक छोटा सा सवाल, आइए देखते हैं। अगर हमें इसे दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होगा बेटा तो हम इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे राउंड ऑफ करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं, हमने कहा 3.9245। बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं आपको, आपको भी अच्छा लगेगा। 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन में सब सीख करके अपने घर वापस चले जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में 3.29456 खटखटाक करिएगा, देखना आप करोगे आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ाया है सर ने, और ना पढ़ाया हो ना समझ में आया तो पैसा वापस। पैसा तो दिए भी नहीं हो। लो देखो ये क्वेश्चन है बेटा, आओ चलो ये 5 है। हमने कहा प्रीसीडिंग डिजिट में हम अगर इवन पाते हैं तो कुछ ऐड करते हैं, अदरवाइज 5 को हटा देते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा पढ़े थे क्या, हाँ 3.924 हो गया। आपने कहा कि अब ये 4 है तो 4 को डायरेक्ट हटा देंगे, 2 को भी हटा देंगे, और दो सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें आंसर कितना मिला 3.9। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। कहें अच्छा हाँ सर सही बात है। ये देखिए 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि हमारा 7 है जो ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसमें हम एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 को हटाते समय। कहें हाँ ऐड करेंगे तो 4.238 हो जाएगा। कहें हाँ बिल्कुल। अब आइए इस पे, ये क्या है 5 से ज्यादा है तो 8 को हटाओगे बेटा तो 3 में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो ये 4.24 हो गया। कहते हैं और आगे चलो तो ये 4 है तो 4 को डायरेक्टली हटा देंगे क्योंकि 5 से छोटा है, तो 4.2 आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। आइए इसमें आइए, ये है 3.294। अब जरा देखो ये 6 है, 5 से बड़ा है तो इसके पीछे वाले में एक जोड़ना पड़ेगा तो ये 46 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 6 है, ये 5 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 3.29 और 5 हो जाएगा, क्योंकि हम 6 को हटाएंगे तो एक ऐड कर देंगे। अब देखो बेटा केस यहाँ बदल गए, अब ये 5 है ना, ये 5 है तो ये 9 हो गया है ना, और ये 9 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 3.30 आएगा, है ना। अब 0 को डायरेक्टली हटा देंगे तो आंसर कितना, 2 सिग्निफिकेंट में सॉल्व करना था, 3.3 आपका आंसर आ जाए। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। हमने कहा कि 1.23 यहां तक लिख लो, ये 5 है, 5 को हटाएंगे डायरेक्टली यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि ये इवन है तो ऐड होगा नहीं, तो 2 3 4 हो गया बेटा। 4 को डायरेक्टली हटा दो 1 2 3 हो गया, फिर 3 को हटा दो 1.2 हो गया, और यही देखो दो सिग्निफिकेंट तक निकालना था, ये निकाल दिए हम लोग आंसर। आइए इसमें चलते हैं, यहाँ पर दिया गया 3.23। अब देखो 6 है ये, तो 6 को हटाओगे तो ये 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। हम कहते हैं 5 को हटाएंगे, पीछे ऑड है तो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा 3.24 हो जाएगा, और 4 को हटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 3.2 आएगा। ये देखिए ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। हमने राउंडिंग ऑफ आपको सिखाई अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर दे दिया जाए तो उसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इस प्रोसेस से हमने आपको समझा दिया। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमें राउंड ऑफ करना है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके ले जाना है तो हम इस प्रकार से किसी भी केस को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो एक यूनिट कन्वर्जन आपके यहाँ है। यूनिट कन्वर्जन बेटा, यूनिट कन्वर्जन एक टॉपिक है, हम आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं, आप इसको बुक से याद करिएगा। यूनिट कन्वर्जन में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे
आपने पढ़ा होगा यूनिट कन्वर्जन के बारे में, एक बहुत बचपन में चीजें सिखाई जाती थी, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन से सीडी एक बना लो, ऐसा कुछ आप पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन से सीडी एक बना लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था तो ये यूनिट कन्वर्जन में बड़ा जोरदार कॉन्सेप्ट है। फिर से सुने, आपको पढ़ाया जाता था जब आप बचपन में होते थे तो आप पढ़ते थे यूनिट कन्वर्जन में मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन से सीढ़ी एक बना लो। कुछ लोग पढ़ते थे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन से सीढ़ी एक बना लो। कुछ दूसरे ने पढ़ा मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन से ज्ञान प्राप्त कर लो। ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था आज उसके दिन फिर से आ गए, क्योंकि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दौरान ये बात हमें पढ़ाई जाती है, तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक बात हम थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, शायद आपको कहीं पढ़ने को ना मिल रहा हो। तो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, अब इतनी ही हम बात करें, आगे आप समझिएगा। देखिए ये हमने लिख दिया। अब हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें 1 ग्राम में मिलीग्राम निकालना हो, अभी हमने एक टेस्ट भी लिया था, उस दौरान ये क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे लोग गलत कर गए। 1 ग्राम में हमें मिलीग्राम निकालना है, तो मिलीग्राम ये छोटी वैल्यू है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो, कॉमर्शियल यूनिट में आप प्रोसीड कर रहे हो, यानी कि बड़ी वैल्यूज हो रही है, बड़े मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो मिली बेटा, अब आप इसमें दूसरा भी आती है, जैसे ग्राम है तो मास के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी कि हम अगर पढ़ रहे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, तो ये क्या है, ये ग्राम के रिस्पेक्ट में यानी मास के मेजरमेंट के लिए। इसी को अगर बदल दिया जाए तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, किलोमीटर हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास कई कॉन्सेप्ट है। जैसे 1 ग्राम में अगर हमें पूछा जाए कितने मिलीग्राम होंगे, तो ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो 10 की पावर में लिखना है, यानी ये ग्राम है, ठीक है, ये क्या है, ग्राम है, और ये आपसे पूछा गया मिलीग्राम। तो जब हम 1 ग्राम में मिलीग्राम पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं ये इधर से इधर आ रहे हैं उल्टा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1000 मिलीग्राम। कहें कैसे सर आपको पता चला? देखो 1 ग्राम में पूछा था ना, तो 1 2 3 1 2 3 कितने खाने खिसक रहे हो, 3 ना, तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 3। इसका मतलब 3 जीरो लगाना है 1 लिख करके। फिर किसी ने पूछा कि सर अगर इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए और कहा जाए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम सर इसको तो पढ़े हैं। तो देखो बेटा ये 1 किलोग्राम है, ठीक है, आपसे कहा गया कितने ग्राम होंगे, तो अब गिनो 1 2 3, 3 बार 3 खाना बढ़े तो ग्राम तक पहुंचे ना, इसका मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। कहे बात तो सर बिल्कुल पते की है, समझ में भी थोड़ा आ रहा है। किसी ने कहा 1 डेसी, ये डेसी देख रहे हो ना, किसी ने कहा 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो हमने कहा 1 डेसीग्राम की अगर हम बात कर ले बच्चा, तो मिलीग्राम पूछे हैं, तो इधर जा रहे हो ना, इधर तो 1 के बाद 0 लगेगा, तो 1 और 2, तो इसका मतलब 100 मिलीग्राम होंगे। कहें हाँ यार ये तो मजे वाली चीज है। कहें हाँ। दूसरे केस में आया, किसी ने पूछा 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। अब देखिए हम इधर से इधर जा रहे हैं, इसको इधर लिखते ना, किसी ने पूछ लिया 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। जब ये पूछा जाएगा बेटा, तो अब इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 10 की पावर 3 लिख सकते थे, इसमें भी 10 की पावर 3, इसमें 10 की पावर 2 लिख सकते थे ना साइंटिफिक नोटेशन में। तो इधर से इधर जाओगे पूछते समय तो 10 की पावर प्लस में लिखोगे, इधर से इधर जाओगे तो माइनस में लिखो। जैसे 1 ग्राम है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो ग्राम तो यहां लिख दिया, किलोग्राम यहां है जिसको पूछा गया, तो 1 2 3, तो 10 की पावर -3 kg लिख दोगे। कितना लिख दोगे? 10 की पावर -3 kg लिख दोगे, है ना। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। किसी ने कहा 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो मिलीग्राम ये है, आप इधर से इधर जा रहे हो तो 10 की पावर -3 में लिखोगे, तो 1 2 3 पॉइंट गए, तो 10 की पावर -3 ग्राम लिख दोगे। इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि यूनिट कन्वर्जन जब कभी भी हम करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन के लिए ये एक बेहतरीन तरीका आपको बताया गया। उम्मीदन हमारी ये बात आपके समझ में
बेहतरीन आ गई होगी। आपके बुक में यूनिट कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसे आप सॉल्व करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बात हम इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहे थे वो आप समझ गए होंगे। अगर बेटा ये बात आपको समझ में आ गई हो तो यूनिट कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे थे और यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत होने वाली सभी बातों पर विचार भी हम लोगों ने कर लिया। हमारा आज का ये टॉपिक था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के दौरान हमने आपको आज 5 से 6 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारा विषय होगा और केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ के बारे में बेहतर तरीके से, बेहतरीन डिटेल में, एक्सप्लेन्ड वे में, क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक कि अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि हर किसी को साक्षर बनाया जा सके और हर कोई क्लास 11th का बच्चा पढ़ सके। क्लास 11th की ये क्लास बेहतरीन चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पीरियोडिक टेबल की भी थंबनेल्स और पीपीटी बन चुकी है, 1 से 2 दिन में पीरियोडिक टेबल भी स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर मन लगाकर पढ़ते रहें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।